सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने दी आखिरी वार्निंग, हमास से कहा प्रपोजल मानो वरना अंजाम भुगतो। प्रपोजल की तफसीलात देखिए अंदर। इसराइल का गजा सिटी पर नया हमला, 7 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील और ज्यादा बढ़ाई जा रही फौजी कार्रवाई। जॉर्डन के बादशाह का ऐलान, वेस्ट बैंक हड़पने की इस्राएली चाल न मंजूर। यूएन की बड़ी वार्निंग, गजा में भुखमरी रोकने के लिए बस बचा है थोड़ा ही वक्त। हुथीस ने किया दावा, इसराइल पर 5 जगह पर किए हमले, एयरपोर्ट बंद करने पड़े। और ईरान की बड़ी मुश्किल, ऑयल प्रोडक्शन गिरा, खामेनेई ने माना पुरानी टेक्नोलॉजी पर फंसा है ईरान। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के लिए आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। साथ ही कहा है कि इसराइल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, यानी हमास के पास अब ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। रॉयटर्स ने 8 सितंबर को आधी रात ये खबर दी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने होस्टेजेस की रिहाई के लिए उनके तय किए गए प्रपोजल को मंजूर कर लिया है। अब बारी हमास की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जो लिखा है वो हूबहू ट्रंप के ही लफ्जों में सुनिए। ट्रंप लिखते हैं, इसराइल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब वक्त है कि हमास भी मान ले। मैंने पहले ही हमास को नतीजों के बारे में आगाह किया है। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई और वार्निंग नहीं दी जाएगी। यानी सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं माना तो फिर एक बड़े एक्शन के लिए तैयार हो। क्या अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा? खबरों के मुताबिक नया अमेरिकी प्रपोजल कुछ दिन पहले ही हमास तक पहुंचाया गया। इसके फ्रेमवर्क के तहत जो लिखा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमास को समझौते के पहले दिन सभी 48 जिंदा और मारे गए दोनों होस्टेजेस रिहा करने होंगे। यानी एक एक होस्टेज पहले ही दिन सौंप दिया जाएगा हमास की तरफ से, और हमास के हाथों में कुछ नहीं रहेगा। और यही इसराइल की मेन डिमांड भी है। इसके बदले में ट्रंप गारंटी देंगे कि जब तक इसराइल और हमास के बीच बातचीत चल रही है तब तक जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। लेकिन इसराइल खुद बातचीत बंद करके वापस हमले शुरू कर दे, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस डील में 2000 से 3000 फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा करने की शर्त शामिल है, जिनमें से कई कत्ल के इल्ज़ाम में इसराइली जेलों में कैद हैं। इसराइल के गजा सिटी पर होने वाले प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन को रद्द करना और जंग खत्म करने के लिए फ़ौरन बातचीत शुरू करना भी इस प्रपोजल का हिस्सा है। हालांकि इस्राएली फौज गजा पट्टी के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेगी और वहां लिमिटेड फौजी इलाके बनाए जाएंगे। ये भी इस प्रपोजल में लिखा गया है जैसी खबर बाहर आई। यानी कि आईडीएफ पूरी तरह से गजा से नहीं निकलेगी, यही तो नेतन्याहू चाहता है और हमास इसी एक डिमांड के हमेशा से खिलाफ रहा है। मीडिया सोर्सेस का कहना है कि हमास के इस डील को मानने के आसार बेहद कम है। हमास इसे नहीं मानेगा। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हमास पहले ही दिन होस्टेजेस छोड़ देगा और बदले में बस ट्रंप की गारंटी होगी। अगर बातचीत बीच में टूट गई तो हमास अपना पूरा दबाव खो देगा, फिर क्या वो झुंझुना हिलाएगा? वहीं इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के करीबी एक अफसर ने माना कि इस प्रपोजल पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने भी माना कि हमास के इनकार करने का चांस ज़्यादा है। यानी अमेरिका कोशिश कर रहा है जंग रुकवाने की, लेकिन उसका जो प्रपोजल है वो इसराइल के शायद ज़्यादा हक में है। और हमास के लिए एक ऐसी शर्त है उसमें कि जिसे हमास हमेशा से ही रद्द करता आया है, मानने को तैयार नहीं हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि ये आखिरी वार्निंग है, फिर कोई वार्निंग ना मिलेगी, तो क्या हमास इतने बड़े प्रेशर में आकर अब उस शर्त को छोड़कर इस प्रपोजल को कबूल कर लेगा? 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गजा सिटी में इस्राएली फ़ौज बड़े हमले कर रही है, हर रोज़ नए हमले कर रही है और अब एक 7 मंजिला रिहायशी इमारत मलबे में तब्दील कर दी है। इस्राएली जंगी जहाज़ों ने गजा सिटी के मगरबी इलाके में एक और रिहायशी इमारत पर हमला किया। अरब लीग यूनिवर्सिटी स्ट्रीट पर मौजूद अल रुया बिल्डिंग, जिसमें 30 से ज़्यादा फ्लैट्स थे, पूरी तरह ढहा दी गई। ये बिल्डिंग, इससे पहले 2 और हाई राइज बिल्डिंग्स को, ऊंची इमारतों को गिराया गया था। हमने दोनों की न्यूज़ आपको दी। हमले से ठीक पहले इस्राएली फ़ौज ने वहां के रहने वालों और पास के टेंट्स में बसे लोगों को फ़ौरन साउथ गजा की तरफ निकल जाने का हुक्म दिया। ये हमला उस वक्त हुआ जब एक दिन पहले ही इसराइल ने
15 मंजिला सूसी टावर को भी बर्बाद कर दिया था, जिसमें 60 से ज़्यादा फ्लैट्स थे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इसराइल अब तक गजा का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर चुका है। लाखों लोग अब स्कूलों और यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में पनाह लेने को मजबूर हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि अल रुया बिल्डिंग हमास का रेकी सेंटर था, लेकिन गजा के लोगों का कहना यह है कि इस इमारत में सिर्फ और सिर्फ बेघर और मजबूर लोग रह रहे थे, जो पहले ही अपने घर और ख्वाब खो चुके थे। दरअसल ये सब सिर्फ झूठ और बहाने हैं, गजा के लोग कहते हैं। जो इसराइल कह रहा है ये सिर्फ झूठ और बहाने हैं, अपनी जंग, अपने जुर्म, इन सब को जस्टिफाई करने के लिए। गजा के लोग कहते हैं कि लानत है इसराइल और उसके हुक्मरानों पर, वो दुनिया के सबसे जालिम और बदबख्त हुक्मरान है। ये आप ट्वीट जो देख रहे हैं ये गजा के लोगों का है। ये खबर जो अनादोलू की है ये भी गजा की इसी खबर से रिलेटेड है। गजा सिविल डिफेंस ने बयान जारी करके कहा है कि कल का दिन जंग के सबसे मुश्किल दिनों में से एक था, इतवार का दिन। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने कल 50 से ज़्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह कर दी, जबकि 100 से ज़्यादा इमारतें आधे अधूरे तौर पर, आंशिक तौर पर ढहा दी गई। किसी का छज्जा, किसी के दरवाजे, किसी की आधी इमारत, आधा घर तोड़ दिया। इसके अलावा 200 से ज़्यादा रिफ्यूजी टेंट्स भी तबाह और नुकसान ज़दा हुए हैं, जो इन इमारतों के आसपास लगे थे। कुल मिलाकर फ़लस्तीनियों के सर से यूँ समझिए कि पहले से ही नुकसान ज़दा इमारतों और जो खेमे हों उनकी छत भी छीनी जा रही है। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला सेकंड ने साफ कहा है कि उनका मुल्क वेस्ट बैंक को इसराइल में शामिल करने की किसी भी कोशिश को बिल्कुल नामंजूर करता है। एक रस्मी बयान था जो उन्होंने दे दिया, इसके सिवा वो कभी कभी मदद करते हैं और बयान देते हैं। उन्होंने ये बयान यूएई के दौरे पर दिया। ये बयान उस वक्त आया है जब कुछ इसराइली हुक्काम ने इशारा दिया कि अगर मगरिब यानी कि वेस्ट के मुल्क फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करते हैं तो इसराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को अपने में मिलाने की तरफ बढ़ सकता है। जॉर्डन के शाही महल के मुताबिक बादशाह अब्दुल्ला ने दोहराया कि जॉर्डन वेस्ट बैंक के इलाकों को अपने में मिलाने और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने की हर इसराइली चाल को सख्ती से नामंजूर करता है। उन्होंने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और वेस्ट बैंक गजा को अलग करने की किसी भी इसराइली प्लानिंग को ठुकरा दिया। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों को बढ़ाने की प्लानिंग और गजा पर फौजी कब्जा मजबूत करने की कोशिशों की सख्त मुखालफत की है। दुनिया में सारे लोग, सारे मुल्क, चाहे मर्द चाहे मादा, सब लोग गजा और वेस्ट बैंक में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मुखालफत कर रहे हैं। अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है। ये वार्निंग देते हैं और इन्होंने वार्निंग दी है कि गजा में फैल रही भुखमरी को रोकने के लिए अब सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचा है। यूनाइटेड नेशन के एक सीनियर अफसर ने इतवार को कहा कि इसराइल को चाहिए कि वो इलाके में इंसानी मदद पहुंचने दे और उस पर कोई रुकावट ना डाले। मैं इन पर तनकीद कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैंने ये खबर हल्की उठाई है। आप हालात को समझिए गजा के, उसको लेकर खबर उठाइए। ग्लोबल हंगर मॉनिटर के मुताबिक गजा सिटी समेत कई इलाकों में लाखों फ़लस्तीनी पहले से भुखमरी का शिकार हैं या फिर उसके ख़तरे में हैं। अब जबकि इसराइल ने गजा सिटी में हमास के ख़िलाफ़ नई फ़ौजी कार्रवाई शुरू की है तो वहाँ के लोगों के हालात और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। खबर ये थी। आप दुआ मांगिए। गजा सिटी में जो ऑपरेशन चल रहा है वो एक नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। हम दिखा नहीं सकते। हालात खराब से भी खराब है। बस यमन ने एक बड़ा दावा किया है, हुथीज के यमन ने, कि इसराइल पर हमने कामयाब ड्रोन हमले किए हैं और एयरपोर्ट बंद करने पड़े हैं। यमन के हुथीज मूवमेंट या अंसरुल्लाह मूवमेंट ने ऐलान किया है कि उसने इतवार को इसराइल के कई इलाकों पर बड़ी ड्रोन कार्रवाई की। हुथीज की जो यमनी आर्म्ड फोर्स है उसके फौजी तर्जुमान हैं याहिया सारी। इन्होंने कहा कि टारगेट्स में रामोन एयरपोर्ट और बेन गुरियन एयरपोर्ट, नकब, अश्कलोन और अशदोद के अहम फौजी और हसास मकामात शामिल थे। यानी हुथीज ने कुल
5 जगह टारगेट हिट करने का दावा किया, जिसमें रमोन एयरपोर्ट पर नुकसान होने की तस्वीरें हमने कल रात के वाले वीडियो में ही आपको दिखा दी थी। याहिया सारी के मुताबिक सभी 5 ड्रोन सीधे निशाने पर लगे, जिस वजह से एक एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। और सारी ने कहा कि इन हमलों को रोकने में इसराइल और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम साबित हुए। याहिया सारी ने एयरलाइंस को सख्त वार्निंग दी है कि फ़लस्तीन के कब्जाए गए इलाके अब महफूज नहीं हैं और एयरपोर्ट्स लगातार निशाना बनेंगे, लिहाजा आप अपनी फ़्लाइट्स डाइवर्ट कर लें तो बेहतर है। यमन के आर्म फोर्सेस ने हुथीज़ ने कहा कि गज़ा पर जारी जंग और नाकेबंदी ख़त्म होने तक इसराइल पर हमारे हमले जारी रहेंगे। इससे पहले आईडीएफ ने 2 ड्रोन हुदूद में घुसने के बाद इंटरसेप्ट करने की बात की थी हुदूद से बाहर, और एक ड्रोन कहा था कि इजिप्ट की तरफ से आया था हुथीज़ का, उसे हमने अपनी हुदूद में आते ही इंटरसेप्ट कर लिया। इस खबर को रात भी मैं फैलाना चाह रहा था, लेकिन जो मैंने इजरायली कमेंटेटर्स को या एक्सपर्ट्स को पढ़ा है, उन्होंने लिखा कि इजिप्ट ने इंटरसेप्ट नहीं किया हुथीज़ का ड्रोन और आने दिया इसराइल की तरफ, यानी इसराइल की मदद नहीं करना चाह रहे हैं अभी इजिप्ट वाले। इजिप्ट को लेकर इसराइल में टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि परसों ही नेतन्याहू ने कहा था कि लाखों लोगों को अल सीसी ने कैद कर लिया है गज़ा के, वो जाने नहीं देना चाह रहे। जो लोग जो गज़ा छोड़कर भागना चाहते हैं, लाखों लोग, उन्हें जाने दीजिए, सबका हक है अपनी जान बचाकर भागना। ये नेतन्याहू कह रहा, सबका हक है जान बचाना। अगर वो जाना चाहते हैं मिस्र के रास्ते तो उन्हें दूसरी दुनिया में जाने दीजिए, मतलब गज़ा खाली होने दो, हम कब्जा लेंगे। तो इसको लेकर अल सीसी पे नेतन्याहू टेढ़ा हो गया कि इन्होंने कैद कर लिया है, सरहदें बंद कर दी हैं, फौजी तैनात कर दिए हैं, आने जाने नहीं दे रहे लोगों को। टेंशन इसराइल और इजिप्ट में बढ़ रही है। अब खबर ईरान से। ईरान का ऑयल प्रोडक्शन घटने से आयतुल्ला खामनेई फिक्र में पड़ गए हैं और ईरान को पुराने तरीके और सिर्फ चीन पर भरोसा रह गया है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इतवार को मुल्क के कम हो रहे ऑयल प्रोडक्शन पर, मतलब तेल का व्यापार घटने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्शन के तरीके पुराने हैं, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाने उतना जितनी डिमांड है, तो पुराने हैं, टूल्स भी पुराने हैं और हम दुनिया की दूसरे ऑयल रिच मुल्कों से पीछे रह गए हैं। खामेनेई ने हुकूमत से कहा कि अब वक्त है एक्सपोर्ट्स में तेज़ी लाने का, यानी नए ख़रीदार तलाश करने का। फ़िलहाल ईरान का 92% ऑयल सिर्फ चीन जा रहा है, वो भी डिस्काउंट रेट पर। अमेरिका ने साल 2018 में ट्रंप के पहले दौर के दौरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी और उसके बाद से ईरान पर सख्त सैंक्शंस लग गए थे और लगे जा रहे हैं। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी ने ईरान की इकनॉमी को बुरी तरह से झकझोर दिया है। ईरान बड़े खसारे में है। अब हाल के दिनों में यूरोप से ताल्लुकात भी बिगड़ चुके ईरान के। पिछले महीने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने न्यूक्लियर डील का स्नैपबैक मैकेनिज्म इस्तेमाल करके ईरान पर यूएन सैंक्शंस दोबारा लगाने का जो ऐलान किया कि हम लगा देंगे, तो उससे ईरान के और झटका लगा। कुल मिलाकर ईरान के लिए मौजूदा हालात बेहद मुश्किल भरे हैं और इसी मुश्किल को समझते हुए आयतुल्ला खामेनेई ने ये कहा है कि वह नए तरीके अपनाने होंगे, प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, ख़रीदार भी नए ढूंढने होंगे, तभी ईरान की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। फिलहाल कुछ खबरें यहाँ से। लेबनान की क्रिश्चियन पार्टी है, उसने हिजबुल्लाह से कहा है कि भाई आर्मी का प्लान मान लो और आपको हथियार छोड़ देने चाहिए, आपको हथियार छोड़ने ही पड़ेंगे। कुछ हेडलाइंस हैं, बाकी इनकी तफसील में क्या जाना। इजरायली आर्मी ओपन्स ट्रेनिंग कंपाउंड इन सीरियाज गोलान हाइट। सीरिया की गोलान हाइट का इलाका जो इसराइल ने कई दहाइयों से कब्जा रखा है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग कंपाउंड खोल दिया है इसराइली आर्मी के लिए इसराइल ने, और यहाँ पर जो है मतलब जंग की तैयारी होगी बाकायदा। ये साउथ लेबनान से लगता हुआ, गोलान हाइट्स का सीरिया का लेबनान तक जाना है, तो इस साउथ लेबनान तक जा रहा है मामला। तो अब देखिए कि क्या होता है, इसराइल और क्या क्या करता है। वो अपनी फ़ौजी मौजूदगी तो लेबनान से लेकर सीरिया तक मजबूत कर ही रहा है। सऊदी अरेबिया लॉन्चेस दमस्कस एरिया रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सीरिया की दारुल हुकूमत जो दमिश्क है, दमस्कस है, वो भी खाना जंगी के दौरान बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान का शिकार हुई थी। उसके आसपास बहुत सा मलबा इकट्ठा हो गया है, इमारतें ज़मींदोज़ हो गई थी। अब सऊदी अरब ने
एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 75,000 क्यूबिक मीटर मलबा जो दमिश्क के आसपास है इलाकों में वो समेटा जाएगा और इसमें केस रिलीफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गज़ा के लिए मदद और खाने पीने का सामान भी भेज रही है सऊदी अरब की तरफ से, सऊदी अरब की रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन वही यहाँ काम करेगी। वो 30,000 क्यूबिक मीटर मलबे से करीब वापस रिसाइकिल करके बिल्डिंग मटेरियल भी बनाएगी ताकि उससे इमारतें बन सकें। गज़ा के हक़ में लंदन में प्रोटेस्ट हुआ था सैटरडे को और गज़ा और फ़लस्तीन का सपोर्ट करने वाली फ़लस्तीन एक्शन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके हक़ में हुआ था और उसमें करीबन 1500 लोग इकट्ठा हुए थे। अब अपडेट यह है कि उसमें 400 से बढ़कर तादाद 890 हो गई उन लोगों की जिन्हें लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तंजीम को असल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था, इस वजह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।